देश की राजधानी दिल्ली में क्या जान सस्ती है? आम आदमी तो छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के नागलोई इलाके से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर नशे में धुत कार सवार ने एक कांस्टेबल को कुचलकर मार दिया। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वैसे तो देश की राजधानी में कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पूरा देश इसकी मिसाल दे, लेकिन ऐसा है नहीं। नांगलोई से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ एक शराब तस्कर ने गश्त कर रहे कांस्टेबल को कार से कुचलकर मार डाला। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद घायल कांस्टेबल संदीप को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। संदीप जो है अपनी बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे 4 व्हीलर था, वैगनआर, एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सीलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया। वारदात के बाद भारत 24 संवाददाता अक्षय राय ने मौके का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कांस्टेबल संदीप गश्त कर रहे थे। उन्होंने कार में कुछ लोगों को नशा करते देखा था। रोकने पर आरोपियों ने संदीप को कुचलकर मार डाला। नांगलोई थाने में पोस्टेड कांस्टेबल संदीप की कुछ कार चालकों से यहाँ पर बहस हुई थी और उसके बाद खबर आ रही है कि उसको यहाँ पर रौंद दिया गया। रोड रेज की घटना के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें आपको नज़र आ सकती हैं। ब्लड के निशान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर जो वैगनआर चालक है उसने यहाँ पर कांस्टेबल संदीप को रौंदा और तस्वीरें आपको दिख सकती हैं कि कुछ यहाँ पर जो कार के शीशे हैं और ब्लड के निशान हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि कांस्टेबल अपने ड्यूटी पर थे और वो लोगों से जानकारी ले रहे थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। खबर आ रही है कि कुछ लोग यहाँ शराब पी रहे थे और उसके बाद बहस हुई और उसके बाद वो कांस्टेबल को चोटें आईं और उसको पहले पास के ही अस्पताल में सोनिया विहार बताया जा रहा है कि उनको पहले भर्ती कराया गया और उसके बाद बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई तेज करने की बात कही जा रही है। कम से कम आरोपी 2 से 3 बताए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। इस वारदात के बाद दिल्ली में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरी तरह से जंगल राज है। देश की राजधानी में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर आती है, उन्हें तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अव्वल तो ये कि राजधानी दिल्ली में किसी की जान लेना इतना आसान क्यों हो गया है। दूसरा ये कि क्या सियासत के चक्कर में दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स की 2 पार्टों में पिस रही है दिल्ली की आम जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 1 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां सियासी गुणागणित में इस समय जुटी हुई है। इधर प्रधानमंत्री मोदी विकास परियोजनाओं की सौगात देने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने पुणे को 11,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो के एक हिस्से का उद्घाटन भी किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के स्वारगेट तक मेट्रो खंड की सौगात मिलने से पुणे के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें मेट्रो का एक पिलर तक नहीं लगा सकी, लेकिन मौजूदा सरकार काम को पूरे रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोलापुर को सीधे हवाई सेवा से जोड़ने की सौगात दी है। साथ ही एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सावित्रीबाई फुले और भगवान बिट्ठुल का जिक्र भी किया। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है। यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं। इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी बवंडर आने वाला है? क्या नीतीश कुमार के मन में फिर से कुछ चल रहा है? जब से वो एनडीए में आए हैं तब से कम ही बयान देते हैं और पटना से लेकर के दिल्ली तक नीतीश की चुप्पी पर चर्चा होती है, मगर नीतीश शांत रहते हैं। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ऐसा इसलिए क्योंकि कल पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ मंथन किया, तो आज नीतीश दिल्ली पहुंच गए। आखिर इस यात्रा के मायने क्या हैं? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी के कई मायने होते हैं। वो कब क्या कर जाएं, वो खुद भी नहीं जानते। फिलहाल कम ही ऐसे मौके देखने को मिलते हैं जब नीतीश बाबू खुलकर कुछ कहें। उनकी चुप्पी का राज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी हलचल तेज है। इन दो तस्वीरों से समझिए। 28 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में थे। उन्होंने बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ मंथन किया, तो 29 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर सकते हैं। दरअसल अंदर खाने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू में रस्साकशी चलती रहती है। बड़ा भाई कौन होगा, इस पर चर्चा होती रहती है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों के विचार अलग अलग भी हैं। ताजा मामला नेम प्लेट का बताया जा रहा है। खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने को लेकर दोनों दलों में खींचतान चल रही है। सूत्रों पर यकीन करें तो नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा है। जेडीयू नेम प्लेट लगाने के खिलाफ है, तो बीजेपी नेम प्लेट लगाने के पक्ष में। बीजेपी पारदर्शिता का हवाला दे रही है, तो हिंदुत्व एजेंडा जेडीयू को मंजूर नहीं। नेम प्लेट का विवाद तो ताजा है, लेकिन जब से नीतीश ने एनडीए में वापसी की है, तब से कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है। अग्निवीर को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू में मतभेद की खबरें सामने आ चुकी हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सियासी जंग तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, हरियाणा का जो सियासी रण है वो भीषण होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही है, लेकिन जाटों की जमीन पर अगर सबसे ज्यादा कोई दिग्गज एक्टिव है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह।
गृहमंत्री शाह हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके निशाने पर गांधी परिवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। आज उन्होंने गुरुग्राम के बादशाहपुर में जबरदस्त भाषण दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को कई मुद्दों पर घेरा। अमेरिका में आरक्षण को लेकर के उनका बयान हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर के दिए गए बयान, अमित शाह ने हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गृहमंत्री शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2014 से पहले की सरकार की भी याद दिलाई और कहा कि उस जमाने में दामाद डीलर और दलाल की तूती बोलती थी। सुनिए कैसे अमित शाह ने आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। किस तरीके से आपको बता दें, कहने को तो लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए मुसीबतें कई हैं। बीजेपी हर हाल में हैट्रिक लगाने की जुगत में है, तो वही कांग्रेस दल जो है वो 10 साल का वनवास खत्म करना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्लान बी पूरी तरीके से तैयार है। अगर बहुमत से दूर रहे तो प्लान बी के जरिए सत्ता हासिल की जा सकेगी। दोनों पार्टियों की नजर छोटी पार्टियों पर है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की एसपी कांशीराम मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनएलडी के अभय चौटाला और मायावती की बीएसपी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में अगर बहुमत नहीं मिलता है तो ये जो पार्टियां हैं वो किंग मेकर साबित हो सकती हैं। सूत्रों पर अगर यकीन करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें इन पार्टियों पर इस समय बनी हुई है। बीजेपी ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला 2019 में भी अपनाया, जब बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और बहुमत से 6 सीटें वो दूर रह गई। तब आईएनएलडी से अलग हुए दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से समर्थन लेकर के बीजेपी ने मनोहर लाल की सरकार बनाई, जिसमें दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी वहां सौंपी भी गई। इस बार हरियाणा के रण में अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगर उनकी आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आ जाती हैं तो वो भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आज केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही बयान दिया और कहा कि हरियाणा में उनके समर्थन के बिना कोई सरकार बना ही नहीं सकता। अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, पक्का कह रहा हूं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन आज भी
इतनी गारंटी देके जा रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। ग्राउंड जीरो से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, जिस तरीके का सेंटिमेंट इस समय हरियाणा में नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को हमने गुजरात में चुनाव लड़ते भी देखा हुआ है, और आम आदमी पार्टी जब ये कहती है, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि हमारे बिना जो है वो सरकार मुमकिन नहीं है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, जैसा अभी अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे बिना सरकार संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को हुआ, तो पंजाब में उनकी सरकार बन गई। उनको लगता है कि मौजूदा जो 10 साल की सरकार है बीजेपी, इसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, और हरियाणा की कम से कम 30 के करीब सीटें ऐसी है जो पंजाब को टच करती है। इसमें कैथल जिला, फतेहाबाद जिला, सिरसा जिला और जींद जिला, इन 4 जिलों की सीटें कहीं ना कहीं से पंजाब को टच करती है। उन्हें लगता है कि वहां पर उनको काफी फायदा होने की संभावना है। और चूंकि अगर नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है, और अगर दोनों पार्टियां बहुमत से पीछे रह जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो चूंकि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पहले भी गठबंधन होने की संभावना थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में अगर कांग्रेस बहुमत से दूर रहती है, तो जैसा अरविंद केजरीवाल ने हिंट दिया है कि उनके बिना सरकार संभव नहीं होगी, तो वो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी। और जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्लान भी बिल्कुल रेडी है। अगर सरकार बहुमत से दूर रहती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो जो रीजनल पार्टी है, पिछली बार जिस तरीके से जो लोगों के अंदर उत्साह था जेजेपी को लेकर, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लेकर, इस बार वही उत्साह इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती की बीएसपी पार्टी के साथ है। क्योंकि मायावती की बीएसपी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इन दोनों का आपस में गठबंधन है, और काफी ज्यादा लोग इनका उत्साह से इनका बहुमत मिल रहा है, इनको काफी जगह इनको अच्छी सपोर्ट मिल रही है। ऐसे में अगर बीजेपी पार्टी से दूर रहती है, तो क्योंकि बीजेपी की रीजनल पार्टियों पे काफी नजर है, अगर दूर रहती है तो इंडियन नेशनल लोकदल की सपोर्ट भी ले सकती है। दूसरी तरफ अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर भी नजर है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने लोगों की ड्यूटी लगा दी है कि अगर निर्दलीय जहां जहां से जीतते हैं, तो उनको पार्टी की तरफ लाना आप लोगों की ड्यूटी है। ये दोनों ही पार्टियों का प्लान बी रेडी है। प्लान बी में अगर दोनों पार्टियों ने सोच रखा है कि कांग्रेस का तो जैसे सीधा सीधा केजरीवाल ने हिंट दे ही दिया कि अगर सत्ता में कोई पार्टी आती है तो वो उनके बिना नहीं बन पाएगी। आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी, वो दुष्यंत चौटाला भी हो सकता है, वो इंडियन नेशनल लोकदल भी हो सकती है, इनकी तरफ जा सकती है। सामदाम दंड भेद देने का काम जो है वो दोनों ही पार्टियां करने वाली है, और कम से कम तस्वीरें तो यही कह रही है।